रीबर्थ ऑफ मैड किंग एपिसोड 15। ध्वंस ने गहरी सांस ली और अपने दांत भींच लिए। वहीं चाशनी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके हाथ में इस वक्त एक बर्गर था जो उसने आधा खा लिया था और वो गिर चुका था। खुशी के मारे वो दौड़ते हुए आए और ध्वंस के तरफ वाले दरवाजा को नॉक करते हुए बोली, ध्वंस, तुम यहाँ पर? क्या तुम मेरे लिए आए हो? ध्वंस गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेता है। उसका चेहरा गंभीर था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की, माथे को सहलाया और अचानक दरवाजा खोलकर बाहर खड़ा हो गया। चाशनी ने खुश होकर उसे गले लगाने की कोशिश की, मगर वह पहले ही एक तरफ हट गया, जिससे वो उसे गले नहीं लगा पाए। चाशनी की आंखों में आंसू आ गए। वो ध्वंस को देखते हुए बोली, क्या हुआ ध्वंस? इतना गुस्सा क्यों हो? उसकी नज़र ध्वंस की ओर थी, जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे मार ही डालेगा। तभी ध्वंस की नज़र चाशनी की गर्दन पर उंगलियों के निशान पर गई, तो उसने अपनी भान सिकोड़ते हुए निशान को गौर से देखा। चाशनी को जब एहसास हुआ कि ध्वंस क्या देख रहा है, तो उसने गर्दन पर पड़े निशान को छुपाने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मुझे पता है, कल रात तुम गुस्से में थे, इसलिए ऐसा हुआ, वरना तुम ऐसा कभी नहीं करते। इतना कहकर वह मुस्कुराई। पर ध्वंस को समझ नहीं आ रहा था कि चाशनी आखिर क्या कह रही है। फिर उसे याद आया कि कल अनु भी बाहर गया था, तो उसने सोचा कि जरूर अनु ने चाशनी से मुलाकात की होगी और उसने ही चाशनी की ये हालत की। पहली बार ध्वंस को जुड़वा भाई होने पर गर्व हो रहा था। फिर ध्वंस गंभीर भाव से चरनी को घूरते हुए बोला, पहली बात, मैं शादीशुदा हूं और मेरी पहले से ही एक बीवी है। दूसरी बात, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम कहती हो कि मैं 3 साल की उम्र में तुमसे मिला था और मुझे तुमसे प्यार हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी मॉम से भी पता किया है। उन्होंने बताया कि जब तुम 1 साल की थी, तुम अकेली थी और तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें छोड़ दिया था। यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें नहीं लेने आई थी, इसलिए मेरी मॉम ने तुम्हें कुछ वक्त के लिए अपने पास रखा था। और तुम जिस चॉकलेट की बात कर रही कि मैंने तुम्हें दी थी, वो मेरी मॉम की चॉकलेट थी, तुम्हारी नहीं। सबसे बड़ी बात, जब तुम्हारी फैमिली का उस वक्त कुछ अता पता ही नहीं था, तो ऐसे में तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कैसे बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता था? और 30 साल का बच्चा किसी से प्यार नहीं कर सकता। मेरी आखिरी बात, आगे से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम बस एक ऐसी इंसान हो जो एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी हो। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तो मुझे तुमसे पीछा छुड़वाने के अपने तरीके भी आते हैं। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम्हारा नाम चाहे चाशनी हो या चीनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे से अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने दूसरी तरफ देखा। चाशनी बहुत डर गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसा मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ध्वंस ने अपने गन को उसके माथे पर रखते हुए गुस्से से बोला, तुम मुझे और गुस्सा दिला रही हो। क्या तुम सच में मेंटल हो? चाहो तो मैं तुम्हें पागलखाने भेज सकता हूँ। सच में ध्वंस का खून खौल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की सच में पागल है या नहीं, लेकिन चाशनी हार मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। ध्वंस के हाथ को पकड़ने की कोशिश में चाशनी गिर पड़ी, क्योंकि ध्वंस ने उसका हाथ झटक दिया था। जमीन पर गिरते ही चाशनी को समझने का मौका भी नहीं मिला कि ध्वंस ने बिना कोई दया दिखाए पास के पेड़ की ओर इशारा किया, जहां से एक कमांडो तेजी से आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इससे पहले कि चाशनी कुछ समझ पाती, कमांडो ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसका चेहरा सुन्न हो गया। उसने चाशनी के बाल पकड़कर उसे खड़ा किया और उसका सिर जोर से कार पर दे मारा। आह! दर्द से कराहते हुए चाशनी को ऐसा लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। वह रोते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन ध्वंस उसे नजरअंदाज करते हुए कार में वापस बैठ गया और विनाश से सर्द आवाज में बोला, जाकर कोको को मना लो, ताकि मैं इस पागल से पीछा छुड़ा सकूं। विनाश ने गंभीरता से चाशनी को देखा और फिर ध्वंस की ओर देखकर डोमिनेटिंग आवाज में कहा, चलो ससुर जी के यहाँ ब्रेकफास्ट कराते हैं, वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया। विनाश की बात पर हंसते हुए ध्वंस ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए बाहर कदम रखा। दोनों अपनी जेब में हाथ डालते हुए धीरे धीरे कोको के घर की ओर जाने लगे, बिन बुलाए मेहमान की तरह। उनके पीछे कमांडो भी चल पड़ा। वहीं चाशनी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी ध्वंस को दूर जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर देखकर उसने अपने दांत भींच लिए। वो कॉल उठाना नहीं चाहती थी, मगर दोबारा रिंग होने पर उसने कॉल रिसीव किया और फोन कान पर लगाया। दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आए,
तुम्हें एक काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं कर पा रही हो। उस मनहूस अविका को ध्वंस की जिंदगी से बाहर निकालो। वह बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर वह मेरी बेटी बनकर न रह रही होती तो आज सब कुछ तुम्हारा होता। सोचो, ध्वंस जैसे अमीर आदमी की शादी तुमसे हुई होती, तुम अमीर होती। मगर उसने सब कुछ छीन लिया। कुछ ही दिनों में हम उसे इस दुनिया से अलविदा करा देंगे। उसका सपना उसकी कमजोरी है और हम इसी का फायदा उठाकर उसे पागल बना देंगे। इतना कहकर दूसरी तरफ वाली औरत हंसने लगी। कॉल कटने के बाद चाशनी का चेहरा सख्त हो गया। उसने अभी भी उस दिशा में देखा जहां ध्वंस गया था। ध्वंस और विनाश जैसे ही कोको के घर पहुंचे, उनकी नजर छोटे से डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहां 4 लोगों के बैठने की जगह थी। मिस्टर भास्कर कोको की प्लेट में नाश्ता परोस रहे थे और कोको फोन में गेम खेलते हुए खा रही थी। विनाश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और कूल आवाज में बोला, ससुर जी, आप मेरी बीवी को बिगाड़ रहे हैं। अगर इस तरह आप उसे खुद खाना बनाकर खिलाएंगे तो वह मुझसे भी यही उम्मीद करेगी, और मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। ये सुनते ही ध्वंस भी धीरे धीरे अंदर आता है। विनाश की आवाज सुनकर कोको और मिस्टर भास्कर दोनों चौंक गए। कोको के हाथ से फोन गिरकर जमीन पर जा गिरा और वह मुंह खोले विनाश को देखती रह गई। वहीं मिस्टर भास्कर को लगा कि विनाश बदला लेने आया है, इसलिए वो पूरी तरह से डर गए। दूसरी ओर अविका कमरे में तैयार हो रही थी। उसने परमिशन ले ली थी कि वो कोको से मिलने जा रही है। उसने ब्लू जीन्स और पिंक रंग की लूज टी शर्ट पहना था। साइड में एक छोटा सा साइड बैग लटकाया हुआ था जिसमें मिकी माउस का प्रिंट बना था, और होठों पर हल्का लिप बाम लगाया। तभी उसका फोन बज उठा, जो उसे ध्वंस ने इमरजेंसी कॉल के लिए दिया था। अविका इसे ठीक से चलाना नहीं जानती थी, मगर ध्वंस ने उसे थोड़ा सिखा दिया था। जैसे ही उसने फोन ऑन किया, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। मैसेज देखते ही अविका का चेहरा पीला पड़ गया। उसका चेहरा गंभीर और उदास हो गया। साथ ही साथ उसकी मुट्ठी कस जाती है। बदले की भावना उसके अंदर जाग रही थी। ये रूम काफी वक्त बाद देखने को मिल रहा था। फिर अविका अपने गुस्से को दबाते हुए महल से चली गई। अविका का गुस्सा अब भी कायम था जब उसने अपने फोन पर आए मैसेज को देखा था। वो बिना वक्त गंवाए सूर्यवंशी महल से निकल गई। उसके साथ ड्राइवर भी था, जो थोड़ा सा असमंजस में नजर आ रहा था। उसने गाड़ी की रफ्तार को धीमा करते हुए पूछा, मैडम, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ। आपने अभी तक बताया नहीं कि आपको कहाँ जाना है। क्या आपको कोको मैडम के घर जाना है? अविका, जो अब तक खामोश थी, अचानक गंभीर होकर बोली, ड्राइवर भैया, मुझे किसी को ढूंढना है। अगर मैं उस इंसान की फोटो आपको दिखाऊं, तो क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? ड्राइवर थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन फिर सिर हिलाते हुए आदर से बोला, मैडम, आप किसे ढूंढना चाहती हैं? आप बस मुझे बताइए, मैं कुछ ही देर में उस इंसान को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। इतना कहकर उसने अपने होठों को दबा लिया, क्योंकि यह नॉर्मल ड्राइवर नहीं था। यह मांडव की स्पेशल टीम का एक हिस्सा था, जिसे धनुष ने अविका की सुरक्षा के लिए रखा था, पर अविका को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अविका ने जल्दी से अपना फोन निकाला और एक फोटो ड्राइवर को दिखाते हुए कहा, ये रहा, इसे ढूंढना है। ड्राइवर ने फोटो को देखते ही हैरानी जताई। फिर उसने तुरंत अविका को फोन वापस करते हुए कार को किनारे रोक दिया। उसने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज भेजा। ठीक 30 सेकंड के अंदर ही रिप्लाई आ गया। फिर ड्राइवर ने कार स्टार्ट करते हुए अविका से पूछा, मैडम, क्या आप चाहती हैं कि हम उस इंसान को आपके सामने लेकर आएं या आप खुद उसके पास जाना चाहती हैं? अविका खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, उसे लाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां वह है, मुझे वहीं छोड़ दो। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। ठीक 15 मिनट बाद गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रुक गई। अविका बाहर निकल आए। वो थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि ऐसे अकेले कभी बाहर नहीं आई थी। मगर जैसे ही उसे याद आया कि वो किससे मिलने आई है, उसका गुस्सा फिर से लौट आया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगी। ड्राइवर ने इशारा किया तो पास के पेड़ के पीछे से कुछ लोग बाहर आए। ये सभी स्पेशल कमांडो फोर्स के लोग थे, जो अविका की सुरक्षा के लिए थे। उन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे थे और चुपचाप अविका के पीछे पीछे रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। अविका ने अपने छोटे से साइड बैग को कसकर पकड़ा और रेस्टोरेंट के अंदर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर उस इंसान पर पड़ी जिससे वह मिलने आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा फिर से दिखने लगा। वह उस इंसान की सीट के पास जाकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, हेलो चाशनी।
चाशनी, जो चुपचाप बैठी हुई थी, चौंक गई और नजरें उठाकर देखा। सामने अविका को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। चाशनी ने अविका को ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि अविका ने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे। चाशनी को जलन हुई और उसने अपनी माँ की बातें याद करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अविका को घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अविका चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, तुम अकेले बैठी हो, कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? इतना कहते हुए उसने खुद वेटर को बुलाया और मेन्यू देखने लगी। उसे अच्छे से पता था कि कौन सा डिश किस देश का है, क्योंकि खाना बनाना तो उसे पहले से ही आता था और अजय के साथ रहकर उसने बहुत कुछ सीख लिया था। उसने कई तरह की पेस्ट्रीज और साथ में जूस ऑर्डर कर दिया। अविका ने मुस्कुराते हुए पेस्ट्री की प्लेट चाशनी के सामने की और बोली, इसे खाओ चाशनी, तुम्हारे नाम की तरह ही ये पेस्ट्री भी बहुत मीठी है। चाशनी को समझ नहीं आ रहा था कि अविका का असल इरादा क्या है, मगर वह नहीं चाहती थी कि अविका उसकी कमजोरियां जान पाए। उसने घमंड भरे अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें एक बार ध्वंस के साथ अस्पताल में देखा था। अभी चाशनी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अविका ने उसकी बात को काटते हुए चौंक कर कहा, अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम वही हो जिसे मेरे स्वामी ने गाड़ी से बाहर फेंक दिया था और कहा था कि वह तुम्हें नहीं जानता। फिर भी तुम बेशर्मी से उसके पीछे पड़ गई थी। यह सुनते ही चाशनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा, मगर वह खुद को संभालते हुए बोली, अविका, तुम एक समझदार लड़की लगती हो, मगर शायद तुम्हें नहीं पता कि ध्वंस सिर्फ मुझसे प्यार करता है। बेहतर होगा तुम उसे छोड़ दो। अविका ने इस बात का कोई बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए शांत स्वर में बोली, अरे, मुझे तो पता चला है कि उस वक्त तुम बस 1 साल की थी और मेरे स्वामी 3 साल के। कितना अजीब है कि 1 साल की लड़की, जिसे अपने डायपर तक बदलने नहीं आते थे, वो मेरे स्वामी से प्यार करने का दावा कर रही है। चाशनी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वह तिलमिलाई हुई थी, मगर कुछ कहने से पहले ही अविका ने पेस्ट्री का एक टुकड़ा उठाकर जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस दिया और कहा, चाशनी, मैं बहुत ही भली इंसान हूं, पर जो मैं सीखती हूं उसे दूसरों पर जरूर आजमाती हूं। मेरे सीखने की क्षमता बहुत ही बेहतरीन है। तो क्यों न सबसे पहले जो सीखा है वो तुम पर हो लागू करूं। वैसे ये सब मैंने स्वामी से ही सीखा है। इतना कहते ही अविका ने चाशनी के मुंह में और केक भर दिया और उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए बोली, तुम पूछोगी नहीं कि मैंने अपने स्वामी से क्या सीखा? चलो, मैं खुद ही बता देती हूँ। मैंने उनसे सीखा है कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है, जो मेरे स्वामी के पीछे पड़े रहते हैं, भले ही वह शादीशुदा हो। क्या तुम उनकी रखेल बनना चाहती हो? चाशनी को कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अविका ने उसके मुंह में और पेस्ट्री ठूंसते हुए कहा, पर याद रखना, मैं सूर्यवंशी का टाइटल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह टाइटल सिर्फ मेरा है। अगर तुमने कभी इसकी कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगी। और यह मत सोचो कि मैं फिर जेल चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे स्वामी मुझे हमेशा बचा लेंगे। अविका के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, मगर कोई देखता तो समझता नहीं कि वह चाशनी को टॉर्चर कर रही है। उसने चाशनी के गालों को कसकर दबा रखा था और पैर से उसके पैरों पर भी जोर से दबा रही थी, जिससे चाशनी को दर्द हो रहा था, मगर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। वहीं बाहर खड़े कमांडो इस पूरी घटना को ध्वंस के साथ वीडियो कॉल पर शेयर कर रहे थे। दूसरी तरफ ध्वंस ने चुपचाप स्क्रीन पर नजर गड़ाई हुई थी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। कमांडो ने घबराते हुए पूछा, डी, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मैडम के पास जाना चाहिए? कहीं वो लड़की उन्हें चोट ना पहुंचा दे? ध्वंस ने अविका पर अपनी नजरें जमाते हुए एक डेविलिश मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, उसे करने दो जो वह कर रही है, और हर एक चीज को अच्छे से रिकॉर्ड करो, मगर ध्यान रहे, उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। ये कहते हुए वो अविका को घूरता रहा और उसकी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। कमांडो ने फिर से घबराते हुए कहा, डी, लेकिन मैडम उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही है, क्या होगा अगर? ध्वंस ने उसे गुस्से में रोकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं सकता? इसके बाद सभी कमांडो चुपचाप अविका की तरफ देखने लगे। तभी रेस्टोरेंट के अंदर कुछ टूटने की आवाज के साथ चिल्लाने की आवाज आई, जिससे सब हैरान रह गए, खासकर कमांडो और ध्वंस। अविका की मुस्कुराहट और भी शातिर होती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे चाशनी को यूं बेबस देखकर खुशी मिल रही हो। वो अब भी आराम से अपनी जगह बैठी थी, जबकि चाशनी उसके सामने गुस्से से तमतमाए खड़ी थी। उसके बालों से लेकर चेहरे तक जूस फैला हुआ था,
जो कपड़ों पर टपक रहा था। जूस का खाली गिलास जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था और पूरे होटल के फ्लो में एक टेंशन का माहौल था। आसपास मौजूद लोग शॉक थे। ध्वंस और कमांडो भी शॉक थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा शांत दिखने वाली अविका ऐसा कर सकती है। ध्वंस सबसे पहले अपने होश में आता है। उसकी आंखों में हल्की सी शैतानी चमक थी। वो एक पैर को दूसरे पैर को चढ़ाकर आराम से बैठा था और ठंडी आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं देखना चाहता था कि स्वामिनी तुम और क्या कर सकती हो। चाशनी का गुस्सा अब फूट पड़ा। वो खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? इस तरह से तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती हो। पहले तुमने जबरदस्ती पेस्ट्री मेरे मुंह में ठूंस दी और अब ये जूस। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? अविका ने बेहद ठंडे और यूनिक अंदाज में जवाब दिया, मिसेज अविका ध्वंस सूर्यवंशी, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं था तो अब जान लो। और हाँ, मैं बार बार एक ही बात नहीं बताऊंगी। चाशनी का फोन लगातार बज रहा था, लेकिन गुस्से में तमतमाए हुई उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी अविका ने फोन की स्क्रीन पर झांका और देखा कि उस पर मॉम लिखा था। अविका ने जल्दी से फोन उठा लिया। वो अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए कॉल रिसीव करके सुनने लगी। तभी दूसरी ओर से चाशनी की मां की आवाज आई, चाशनी, घर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है ताकि तुम जल्द ही सूर्यवंशी खानदान की बहू बन सको। अगर तुम इसी तरह ध्वंस के पीछे पड़ी रहोगी तो वह तुम्हें कभी भाव नहीं देगा। जल्दी से घर आओ ताकि हम मिलकर ये तय कर सकें कि आगे क्या करना है। अविका ने अपनी भौहें उठाईं और चाशनी की मां की इस बात पर सार्कास्टिक हंसी हंसते हुए बोली, वाह, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। लगता है उसे बचपन से ही ट्रेनिंग दे रही है आप। दूसरी ओर से चाशनी की मां ने चौंकते हुए पूछा, कौन हो तुम? अविका ने एक गहरी सांस लेते हुए और एक सार्कास्टिक टोन में जवाब दिया, मैं कौन हूं यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि आपकी बेटी क्या कर रही है। मैं बस इतना कहूंगी कि उसे मेरे स्वामी से दूर रखिए, वरना जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। और हाँ, मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपको इतनी बड़ी सलाह दी, क्योंकि मैं सभी की मदद करती हूँ और मैं खुले दिल वाली लड़की हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और चाशनी को देखे बिना ही उसके फोन को टेबल पर पटक दिया। चाशनी, जो अब तक अविका की हरकतों पर शौक थी, उसे ऐसे देख रही थी जैसे अविका एक भूत हो। अविका ने एक आखिरी बार चाशनी की ओर देखा और अपने हाथों से उसके गालों को छूते हुए ठंडे लहजे में बोली, अच्छी बच्ची बनो और दोबारा मेरे स्वामी के पीछे मत आना, समझी? उसकी आंखों में एक चेतावनी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने उसी हाथ को देखा जिससे उसने चाशनी को छुआ था। उसे लगा जैसे उसने कोई गंदगी को टच किया हो। वो एक टिश्यू से हाथ को साफ करते हुए उस जगह से चल दी। अचानक उसे कुछ याद आया, तो वह रुककर पलटी और गर्व से वेटर को देखते हुए बोली, हालांकि मैं गरीब तो नहीं हूं कि इस ऑर्डर का पेमेंट न दे सकूं, लेकिन चाशनी ने कहा था कि ऑर्डर का पेमेंट वो खुद करेगी, इसलिए ऑर्डर के साथ साथ जो नुकसान हुआ उसका भी पेमेंट वो खुद करेगी। ये कहकर अविका वहां से निकल गई और चाशनी का चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से लाल हो गया। जैसे ही अविका बाहर निकल गई, चाशनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तभी वेटर ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम, पहले पेमेंट करिए, आपने जूस और पेस्ट्री का ऑर्डर किया था। चाशनी गुस्से में बोली, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। ये सुनकर एक औरत चाशनी को ताना मारते हुए बोली, देखो कितनी बेशर्म लड़की है, उसने खुद ही तो पेस्ट्री खाई और जूस पिया था। पहले तो वह यहाँ अकेली थी, फिर दूसरी लड़की आई थी, इसका मतलब ये लड़की उसे जानती है, तो पेमेंट भी इसे ही करना चाहिए। चाशनी स्पीचलेस थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सभी लोग उस पर शक कर रहे थे और बिना पेमेंट किए वहां से जाना भी नामुमकिन था। वो गुस्से से बोली, ठीक है, मैं पेमेंट करती हूँ, बिल लेकर आओ। वेटर जल्दी से बिल लेकर आया। जैसे ही चाशनी ने बिल देखा, उसके होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोली, 25,000? इतने ज्यादा पैसे? क्या तुम मुझे लूट रहे हो? वेटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम, हमारे रेस्टोरेंट की यह सबसे प्रीमियम पेस्ट्री थी और जूस भी हाई क्वालिटी का था, इसलिए प्राइस इतना है। चाशनी को ठगा हुआ महसूस हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि काश अविका उसे दोबारा मिले तो वो उसका गला दबा दे। चाशनी को कितना पेमेंट करना पड़ा, इसका अविका पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुशी खुशी कार में बैठी हुई थी। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। उसे सब कुछ पता था।
लेकिन उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कोई जानकारी न हो। फिर उसने धीरे से पूछा, मैडम, अब कहाँ जाना है? अविका, जो खुश होकर बाहर की तरफ देख रही थी, वो ड्राइवर को देखकर बोली, चलो कोको के घर चलते हैं। ड्राइवर सिर हिलाते हुए कार चलाने लगा। वहीं अविका खुश थी, उसका चेहरा हंसी के कारण खिला हुआ था। दूसरी तरफ विनाश इस वक्त कोको के कमरे के बाहर खड़ा था। कोको ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। वो अंदर तैयार हो रही थी और इस वक्त उसने हल्के नीले रंग की जीन्स और सफेद रंग की लूज टी शर्ट पहनी थी। अपने आधे बालों को बांधकर उसने हल्की सी स्टाइलिंग की थी। उसने एक साइड वाला बैग लिया था जिसमें छोटे छोटे कार्टून प्रिंट थे। कोको ने अपना फोन उठाया और उसे जेब में रख लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो विनाश को सामने खड़ा देखकर चौंक गई। उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो गईं। फिर उसने मुंह बनाते हुए उसे इग्नोर कर दिया और जाने लगी। विनाश ने अचानक से उसकी कलाई पकड़ ली, तो कोको ने पलटकर अपने हाथ को देखा और फिर विनाश की ओर घमंड से बोली, मिस्टर एंग्री बर्ड, यह मेरा घर है और आप यहां मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। विनाश ने उसकी कलाई को और मजबूती से पकड़ते हुए उसे अपने बेहद करीब खींच लिया और ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ कभी भी और कहीं भी जबरदस्ती कर सकता हूं। ये सुनकर कोको एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि विनाश यहाँ क्यों आया है। ये याद आते ही कोको मुंह बनाकर बोली, मुझे याद है, मिस्टर एंग्री बर्ड ने मुझसे कहा था कि वह मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब तक आपने कोई जबरदस्ती नहीं की है और न ही गुस्से में मेरे घर के सामान को तोड़ा है। इसका मतलब आपके घर वालों ने आपसे जरूर कहा होगा कि आप मुझे जबरदस्ती नहीं ला सकते। यही कारण है कि आप अब तक शांत हैं, है ना? कोको ने खुद ही सही सच का अंदाजा लगा लिया था। ये सुनकर विनाश के चेहरे के भाव बदल गए थे। कोको हंसते हुए बोली, अगर आप मुझे जबरदस्ती लेकर गए तो आर्या आंटी आपको कभी घर के अंदर नहीं घुसने देंगी। यहाँ तक कि अगर आपने मुझ पर गुस्सा किया तो मैं खुद आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं तो मुझे ये साबित करके दिखाइए कि मुझे आपसे शादी करनी चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि आप अमीर हैं तो मुझे आपसे शादी करनी चाहिए। मैं अमीरों की जिंदगी में रही हूं, लेकिन ये गरीबों वाली सादगी मुझे ज्यादा पसंद आ रही है। इतना कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाकर खुशी खुशी बाहर की ओर बढ़ गई। ये पहली बार था जब उसने विनाश को कुछ ऐसा कहा था कि वह पलटकर उसे जवाब नहीं दे पाया। विनाश गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। गुस्सा तो उसे पहले से ही आ रहा था, लेकिन आर्या की बातों के बारे में सोचते हुए उसने कोई जबरदस्ती या गुस्सा करने की कोशिश नहीं की। वो हल्के से अपना नाक सहलाता है, फिर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और शैतानी अंदाज में बोला, 1 हफ्ते के अंदर तुम खुद मेरे पास आओगी। इतना कहकर उसने अपना हाथ दीवार पर जोर से मारा। कोको जब उछलते हुए बाहर निकली तो उसने देखा कि मिस्टर भास्कर गमले में पानी डाल रहे थे। कोको उन्हें देखकर खुश होकर बोली, डैडी, मैं अविका के साथ घूमने जा रही हूँ। मिस्टर भास्कर ने समय देखते हुए सिर झुकाया और कहा, ठीक है, लेकिन 6 बजे से पहले वापस आ जाना, वरना रात हो जाएगी। कोको सिर हिलाकर घर से बाहर निकल गई। उसी वक्त एक कार आकर रुकती है। अविका विंडो खोलते हुए कोको को जल्दी से बुलाकर कहती है, कोको, जल्दी आओ। कोको भागते हुए पहुंचती है और कार के अंदर बैठ जाती है। दोनों ने ना तो ध्वंस को पलटकर देखा और न ही विनाश को। वहीं ध्वंस और विनाश घर के गेट के पास खड़े थे। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे दोनों अपनी अपनी वाली को कार में जाते हुए देख रहे थे। मिस्टर भास्कर उन दोनों को देखते हुए घबराए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से जाने लगे। वहीं अविका ने कोको को सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो चाशनी से मिलने गई थी और रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। ये सुनकर कोको बहुत खुश हो गई। वो हंसते हुए बोली, तुम्हें उसका हाथ तोड़ देना चाहिए था। नहीं नहीं, जूस के बजाय तुम्हें उसके चेहरे पर गर्म कॉफी फेंकनी चाहिए थी। बंदरिया कहीं की, तुम्हारी जगह में होती तो उसे 50वीं फ्लोर से नीचे धक्का दे देती। फिर दोनों हंसने लगती हैं। कुछ ही देर में उनकी कार मॉल के सामने रुक जाती है। अविका और कोको दोनों कार से उतरते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगते हैं। ठीक उसी वक्त ध्वंस और विनाश की कार भी रुकती है। वे दोनों कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके पीछे नहीं जाते। इसके बजाय वे अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। दोनों ने अपना एक एक हाथ अपनी जेब में डाला था और गहरी नजरों से उन दोनों को देख रहे थे। अविका और कोको मॉल में जाने ही वाली थी कि अचानक उनकी टक्कर एक लड़कों के ग्रुप से हो जाती है, जिनमें से एक लड़का, जो अविक से टकराया था, उसके हाथ में फोन था और वो जमीन पर गिर गया।
वो लड़का पलटकर अविका से गुस्से में बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता या तुम अंधी हो गई हो? तुमने मेरा इतना महंगा फोन खराब कर दिया। जिस लड़के ने अविका पर गुस्सा किया था उसकी उम्र लगभग 25 से -26 साल होगी और वह हैंडसम नजर आ रहा था। उसके साथ 4 और लड़के थे, लेकिन वे सब अमीर बाप के बिगड़े औलाद लग रहे थे। अविका हल्का सा घबराई हुई दिखी उन सबको देखकर, फिर भी शांत स्वर में बोली, सॉरी, हमने जानबूझकर नहीं किया। इतना कहकर उसने फोन को उठाया और लड़के को देने लगी। वो लड़का अविका और कोको को ऊपर से नीचे तक घूरता है, फिर उसकी आंखों में अजीब सी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे वो अविका की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है जमीन पर पड़ी हुई चीज को मैं ऐसे छूऊंगा? कोको ने फोन को देखा और जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोली, लेकिन फोन तो बिल्कुल सही है, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो तुम इस बात को इतना बड़ा क्यों रहे हो? अविका ने तो सॉरी भी कह दिया। वो लड़का इंटरेस्ट के साथ बोला, अविका, नाइस नेम, और साथ ही तुम भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन क्या है ना, तुमने मेरा नुकसान किया है, इसलिए भरपाई तो करनी होगी। अविका घबराहट में अपने होठों को कसकर दबा लेती है, जबकि कोको गुस्से में आकर आगे बढ़ती है, लेकिन अविका उसकी कलाई पकड़कर रोक लेती है। बाकी सभी लड़कों ने देखा कि दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, तो वे चारों तरफ से उन्हें घेरने लगते हैं। जिस लड़के का फोन गिरा था वह हंसते हुए बोला, अविका, वैसे मेरा नाम रॉकी है। अब तुमने मेरा नुकसान किया है तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। वैसे तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम इतना पैसा दे पाओगी, तो मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस देता हूँ। पहला, अभी और इसी वक्त घुटने टेक कर मेरे कदमों में अपने नाक को रगड़ो और मुझे सॉरी बोलो, और हम तुम्हारा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करेंगे। दूसरा, हमारे साथ मौज मस्ती करने के लिए बाहर चलो। वो क्या है ना, हम कोई लड़की ढूंढ ही रहे थे। रॉकी के आगे कुछ कहने से पहले अविका गुस्से में बोली, अपना मुंह बंद रखो, समझे? और किसने कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकती? मगर मैं क्यों पैसे दूं? फोन तो टूटा नहीं है, ये तो बिल्कुल सही सलामत है। ये सुनकर रॉकी ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और फिर उसे अपने पैरों से मसलते हुए बोलता है, टूट गया फोन, और एक शैतानी मुस्कान के साथ वो हंसने लगता है। वहीं अविका और कोको गुस्से से उसे देखती है। अविका और कोको दोनों ही गुस्से में रॉकी और उसके दोस्तों को देख रही थी, जो अपनी हदें पार कर रहे थे। रॉकी ने जबरदस्ती करते हुए कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर लग रहा है? अविका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कोको ने उसका हाथ जोर से दबा दिया। अविका ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। इसके बाद कोको ने रॉकी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं, मगर पहले हमें शॉपिंग करनी है क्योंकि हम यहाँ शॉपिंग के लिए ही आए हैं। और हमारे कपड़े भी देखो, क्या हम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाएंगे? चारों लड़कों ने अविका और कोको के कपड़ों को देखा, फिर एक दूसरे की ओर देख सहमति में सिर हिलाया। रॉक का एक दोस्त बोला, ठीक है, पर कोई चालाकी मत करना। रॉकी ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे, क्या पता तुम लोग भाग जाओ। कोको ने घमंड से कहा, हम नहीं भागेंगे, तुम लोग हमारे पीछे आ सकते हो। ये कहकर उसने अविका का हाथ पकड़ा और दोनों मॉल के अंदर की तरफ जाने लगी। रॉकी ने अपने टूटे हुए फोन की ओर देखा और अपने दोस्त को इशारा किया, तो उसके दोस्त ने फोन अपने पास रख लिया। फिर वे चारों अविका और कोको के पीछे पीछे चल पड़े। अविका थोड़ी घबराई हुई थी। उसने कोको का हाथ दबाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, कोको, तुम क्या कर रही हो? हम इस तरह इन लोगों के साथ किसी अनजान जगह नहीं जा सकते। अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो? ये लोग देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। कोको एक्साइटेड होकर बोली, मैं कौन सा उनके साथ कहीं जाने वाली हूँ, हम बस शॉपिंग करने जा रहे हैं। अविका को कोको के मन की बात तो पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने महसूस किया कि कोको के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए वो चुप रही। दोनों मॉल के अंदर जाकर शॉपिंग करने लगी। अविका ने एक रेड कलर की नेट की साड़ी देखी, जिस पर बटरफ्लाई की सुंदर कढ़ाई थी। उसे वो साड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन जब उसने उसका प्राइस देखा तो तुरंत उसे वापस रख दिया। तभी कोको ने साड़ी देख ली। उसने झट से उसे उठाकर प्राइस चेक किया तो पता चला कि साड़ी 100,000 की थी। कोको ने घूरते हुए अविका से पूछा, तुम्हें ये पसंद है तो ली क्यों नहीं? अविका ने साड़ी को देखते हुए हिचकिचाते हुए कहा, पर यह बहुत महंगी है, मैं कैसे? लेकिन कोको ने जबरदस्ती साड़ी अविका के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, इसे पकड़ो। अविका ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं, ये बहुत महंगी है। कोको इरिटेट होकर बोली, अरे,
कुछ भी महंगा नहीं है, इसे पकड़ो। इतना कहकर उसने अपने लिए भी सबसे महंगी महंगी ड्रेसेस सेलेक्ट की। अविका थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन कोको के सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखकर उसे कुछ हिम्मत मिली। वो मन में बोली, ये सब बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। क्या होगा अगर स्वामी को पता चल गया कि मैंने इतना ज्यादा शॉपिंग किया? फिर वो मुझे डांटेंगे। इतना कहते ही वो अपने बैग को कस के पकड़ लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वहीं कोको तो बढ़िया मस्त जितना हो सके उतनी महंगी चीजें लेने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने रॉकी के दोस्त को देखा, जो उसके पीछे आ रहा था, मगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ फोन पर था। कोको बहुत ही चालाकी से उससे बोली, क्या तुम शॉपिंग नहीं करोगे? अब मॉल आए हो तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें ले लेना चाहिए। तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा तुम गरीब हो। मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे लोग अपनी इमेज की बहुत चिंता करते हो। देखो, आसपास के लोग तुम्हें कितनी अजीब नजरों से देख रहे हैं। अगर तुमने कुछ भी नहीं खरीदा तो सब समझेंगे तुम गरीब हो, और मुझे नहीं लगता तुम गरीब हो। ये सुनकर रॉकी का दोस्त, जिसका नाम सुशांत था, उसकी आईब्रो ऊपर हो गई। वो कोको को घूरते हुए आसपास देखने लगा, तो सच में कई सारे लोग उसे घूर रहे थे। उसका ईगो हर्ट हो गया। वो गुस्से में बोला, शायद इन लोगों को पता नहीं है मैं कितना अमीर हूं। कोको भड़काते हुए बोली, हाँ तो जल्दी से कुछ खरीद लो। सुशांत भी भड़क चुका था। अपने घमंड में आकर उसने 2 से 3 शर्ट खरीदी, जिनकी प्राइस 20,000 प्लस थी। रॉकी अपने बाकी दोस्तों के साथ वहीं सोफे पर बैठा हुआ था, और सभी अपने फोन में लगे थे। कोको, अविका और सुशांत बिलिंग करने के लिए काउंटर पर पहुंच चुके थे। कोको जल्दी से सारे कपड़े रखते हुए बोली, जल्दी से इन्हें पैक कर दो। अविका अपने बैग से कार्ड निकालने वाली थी कि उससे पहले कोको उसके हाथ को पकड़कर ना में इशारा करती है। फिर वो सुशांत को देखती है, जो अभी भी अपने फोन में लगा था। कोको मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपने कपड़ों का बिलिंग नहीं करोगे? सुशांत अपने कपड़े भी काउंटर पर रख देता है। सेल्स गर्ल जल्दी जल्दी कपड़ों को पैक करके बिल बना देती है। वो कोको को बल देती है। तभी कोको सुशांत की तरफ मुड़कर बोली, पेमेंट करो अपने कपड़ों का। सुशांत ध्यान नहीं देता। वो अपना कार्ड निकालकर सेल्स गर्ल को पकड़ा देता है। सेल्स गर्ल कुछ कहने वाली थी कि कोको उसे इशारों से ही सारे कपड़ों का बिल भरने के लिए कहती है। सेल्स गर्ल को लगा कि सब साथ में है, इसलिए वो कार्ड को स्वाइप कर देती है। सुशांत बिना देखे ही पिन डाल देता है। कोको जल्दी जल्दी अपने बैग को उठा लेती है, और अविका का भी। फिर कोको आंखों से उसे बाहर चलने का इशारा करती है। धीरे धीरे वो लोग मॉल से बाहर निकालकर अपनी पूरी ताकत से कार की तरफ भागने लगे। वहीं सुशांत के मोबाइल पर जब नोटिफिकेशन आया तो वह नोटिफिकेशन हटाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर अपने अकाउंट पर गई। तो वह शॉक हो गया। वो जल्दी से अपने बगल में देखा तो कोको और अविका गायब थी। काउंटर पर भी केवल उसके कपड़ों का बैग रखा था। वो सेल्स गर्ल से अपना कार्ड लेते हुए गुस्से से बोला, तुम लोग क्या मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो? मेरा पेमेंट टोटल 20,000 हुआ है, और मेरे अकाउंट से 4 लाख से भी ज्यादा पेमेंट की गई है। मैं तुम सब पर केस करूंगा। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर गर्ल्स डर जाती है। वो जल्दी से बोलती है, लेकिन सर, आपने ही तो पूरा पेमेंट किया है। आपने ही अपने कार्ड का पासवर्ड डाला है। रॉकी और उसके दोस्त भी काउंटर के पास आ जाते हैं। रॉकी को देखते हुए सुशांत गुस्से में बोलता है, भाई, वो दोनों लड़कियां हमें बेवकूफ बनाकर चली गईं। उन्होंने शॉपिंग तो खुद की, मगर पेमेंट मेरे कार्ड से किया है। छोड़ूंगा नहीं मैं उन दोनों को। इतना कहते ही वो गुस्से से अपना हाथ काउंटर पर पटक देता है। वहीं बाकी सब दोस्त भी गुस्से से उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। रॉकी दांत पीसते हुए बोला, इसकी कीमत तुम दोनों को चुकानी पड़ेगी। जल्दी ढूंढो दोनों को। इतना कहते ही वो लोग जल्दी से बाहर निकालकर कोको और अविका को ढूंढने लगते हैं। कोको और अविका अब तक कार में बैठ चुकी थी। कोको तो बहुत खुश थी, मगर अविका थोड़ी सी घबराई हुई भी थी। अविका अपनी घबराहट और कोको अपनी खुशी में भूल गई थी कि जिस कार में वे बैठी थी, उसमें ड्राइवर नहीं था, बल्कि विनाश और ध्वंस बैठे हुए थे। विनाश ड्राइविंग सीट पर था और ध्वंस पैसेंजर सीट पर बैठा था। वह दोनों ही अविका और कोको को देख रहे थे। ध्वंस बैग को देखता है, उसके बाद वह अपने फोन को देखने लगता है, जिस पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि उसके अकाउंट से पेमेंट की गई हो। तभी विनाश कोको को घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसा लगता है तुमने जैकपॉट जीत लिया है। कोको खुशी खुशी में ही बोल गई, हाँ बिल्कुल, जैकपॉट ही तो जीता है मैंने। इतना कहते ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
वो सामने देखती है तो विनाश को ड्राइविंग सीट पर देखकर गुस्से से बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ड्राइवर कहाँ है? उसके इस तरह बोलने से अविका भी होश में आती है और एकदम से सामने देखती है तो विनाश और ध्वंस को देखकर वो शॉक हो गई। अविका ने विंडो से ही रॉकी और उसके दोस्तों को देख लिया था। वो एकदम से सीट के नीचे बैठ जाती है। कोको की नज़र भी उसकी तरफ चली गई तो वह भी घबराए। वह भी सीट के नीचे घुस गई और विनाश के हाथ को पीटते हुए बोली, जल्दी चलो, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, जल्दी चलो। ध्वंस को कुछ गड़बड़ लग रही थी तो वह पलटकर अपनी ठंडी निगाहों से रॉकी और उसके दोस्तों की तरफ देखता है, फिर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। ध्वंस डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उसे तुरंत सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो विनाश को ड्राइव करने का इशारा करता है, फिर अपने होठों के बीच सिगरेट दबाकर अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। उसके बाद दोबारा अपनी नीली आंखों से रॉकी को घूरने लगता है। ध्वंस गहरी नजरों से अविका को घूरकर बोला, अंडरस्को स्वामिनी, तुम किससे छुपने की कोशिश कर रही हो? अविका का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने ध्वंस को इतने गुस्से में देखा। दूसरी तरफ चाशनी इस वक्त सूर्यवंशी महल के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। उसने एक सिंपल पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था। उसके बगल में एक औरत खड़ी थी। चाशनी मुस्कुरा कर बोली, मॉम, आपको क्या लगता है हमने जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा होगा या नहीं? इतना कहकर वह पलटकर अपनी माँ को देखने लगती है। उसकी माँ का चेहरा साफ नजर आ रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि करुणा थी। करुणा मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल, हमने जो सोचा है वैसा ही होगा, बस हमें आवी से मिलना है। वही हमारा हुक्म का इक्का है जो तुम्हें ध्वंस तक पहुंचा देगी। इतना कहते ही करुणा जी हंसने लगती है। वही चाशनी भी उनकी बात सुनकर हंसने लगती है। दोनों ही अजीब नजरों से सूर्यवंशी महल को देख रही थी। अनु और आनवी इस वक्त महल से बाहर ही थे क्योंकि आनवी उसे गार्डन में लेकर आ गई थी, मगर उन दोनों ने क्या किया है किसी को कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों महल के अंदर जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। आनवी पलटकर दरवाजे की तरफ देखती है। जिस जगह पर वह खड़ी थी वहां से मेन गेट साफ नजर आ रहा था। चाशनी और करुणा जी अनु और आनवी को साफ देख पा रहे थे। करुणा जी ने चाशनी की ओर देखा तो चाशनी ने जल्दी से आवाज लगाई, आंटी, आंटी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं चाशनी हूँ, वही चाशनी जो बचपन में आपसे मिली थी। क्या आप मुझे भूल गई हैं? आनवी पहले तो गौर से देख रही थी, लेकिन चाशनी का नाम सुनते ही वो सोचने लगी। तभी उसे कुछ याद आ गया और वो धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगती है। ये देखकर कमांडो एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक कमांडो ने जल्दी से चाशनी और करुणा जी को रोकते हुए कहा, बेहतर होगा आप दोनों यहाँ से चली जाएं क्योंकि डर ने आप लोगों को अंदर जाने से मना किया है। अगर आप नहीं गई तो मजबूरन हमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। चाशनी और करुणा जी को डर तो लगा, मगर आनवी को देखकर उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था। जब आनवी गेट के पास पहुंच गई तो चाशनी उसके हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, मगर अनु तुरंत उसे जानलेवा नजरों से देखता है तो चाशनी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। चाशनी बहुत ही प्यार से अनु से बोली, ध्वंस, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी चाशनी हूँ। तुम इतने वक्त से मुझे इग्नोर कर रहे थे, अब मैं आंटी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतना कहते ही वो मुंह बनाते हुए आनवी से बोली, आंटी, आपको पता है मैंने ध्वंस का कितना पीछा किया, मगर यह है कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। इससे कहिए ना मेरे साथ ऐसा ना करे। आप तो चाहती थी ना कि मेरी और ध्वंस की शादी हो जाए। इससे कहिए ना कि मुझसे शादी कर ले। अगर चाशनी केवल ध्वंस का नाम लेती तो आनवी समझ जाती कि वो ध्वंस के बारे में बात कर रही है, लेकिन ध्वंस का नाम लेते हुए वो बार बार अनु की तरफ इशारा कर रही थी और उसे देख रही थी, इसलिए आनवी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। उसने पलटकर अनु को देखा और अपने नाक को सहलाते हुए पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? अनु अपने सिर को ना में हिला देता है। ये देखकर चाशनी जल्दी से बोली, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हम दोनों कितनी बार मिल चुके हैं, तुमने हर बार मुझे हर्ट किया है। आंटी, इसके लिए तुम्हें जरूर सजा देंगी, है ना आंटी? आनवी उसे घूरते हुए अनु से बोली, अरे नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। ये झूठी लड़की तुम्हें भड़का रही है। इतना कहते ही उसने अपने कमर पर हाथ रख लिया और गुस्से में चाशनी और करुणा को देखने लगी, जो हैरान थी। करुणा जल्दी से बात को संभालते हुए बोली, आनवी, तुम बहुत भोली हो।
तुम्हें पता नहीं है अविका की सच्चाई। वह एक चालाक लोमड़ी है। वह तुम्हारी बहू बनकर तुम लोगों को फंसा रही है ताकि इतने बड़े महल में रह सके। तुम चाशनी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। क्या तुम भूल गई कि यह वही चाशनी है जिसे तुम अपने घर लाए थी? चाशनी भी साथ देते हुए बोली, हाँ, और ध्वंस ने मुझे आपकी चॉकलेट भी दी थी खाने के लिए। तब आप ध्वंस से नाराज हो गई थी। अगर चाशनी चॉकलेट का नाम ना लेती तो आनवी उनकी पूरी बात सुन भी लेती, लेकिन चॉकलेट का नाम सुनते ही उसका मुंह अजीब सा बन गया। उसने दोनों को घूरते हुए कहा, तो तुम दोनों ने मेरी चॉकलेट खाई थी? मतलब यह वही चाशनी है जिसने मेरी चॉकलेट छीन कर खाई थी? चाशनी को लगा उसे याद आ गया है, तो उसने जल्दी से अपने सर को हिला दिया। आनवी ने चाशनी की तरफ इशारा करते हुए अनु से कहा, इसका गला दबा दो। इसने मेरी चॉकलेट खाई है, ये बहुत लालची है। अनु आगे बढ़कर एकदम से चाशनी का गला पकड़ लेता है। करुणा जी और चाशनी को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। चाशनी तो एकदम डर गई थी क्योंकि अनु ने उसके गले को बहुत जोर से पकड़ा था। करुणा जी होश में आते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। इतना सुनते ही आनवी ने करुणा जी को धक्का देते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, होने वाली बीवी नहीं, चोर है ये, और तुम लोग मेरे घर में फिर से चोरी करने आ गए। कोई पुलिस को बुलाओ, चोर चोर। कहते हुए उसने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठा लिया। करुणा जी डरते हुए भागने लगी। करुणा जी डरते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? हम यहाँ ध्वंस और चाशनी की बात करने आए हैं, हम कोई चोर नहीं है। चाशनी ने देखा कि उसकी माँ भाग रही है, तो वह अपने गले को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। ध्वंस, याद करो मैं चाशनी हूँ। अनु दांत पीसते हुए उसके गले पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, तुम उस रात बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचोगी। इतना कहते ही उसने उसके गले को और जोर से पकड़ लिया। चाशनी का चेहरा लाल पड़ने लगा था और उसे अब सच में डर लगने लगा था। वो आनवी को देखते हुए चिल्लाई, आंटी बचाइए, आंटी बचाइए। आनवी, जो करुणा भगाते हुए दूर तक भाग चुकी थी, वो लौटते हुए मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं बचाऊंगी, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। चाशनी इस पर स्पीचलेस रह गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अनु को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी आनवी को एक कार की आवाज सुनाई देती है। उसने बाहर की तरफ देखा और ध्वंस की कार को पहचान लिया। आनवी ने मुंह बनाकर कहा, जाकर इसे फेंक दो, और अनु ने उसे छोड़ दिया। चाशनी मुंह के बल जमीन पर गिरी, जिससे उसे चोट आई, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब विध्वंस टेरेस पर खड़ा होकर देख रहा था, मगर उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसके होठों के बीच सिगरेट थी, लेकिन वह शांत रहा। इसी बीच जो कार महल में आई थी, वह ध्वंस और विनाश की थी। चाशनी को देखते ही उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही कार रुकी, आनवी अनु को लेकर कमांडो से बोली, इस चोर को अंदर मत घुसने देना। फिर वो दोनों कार के पास पहुंच गए। अविका कार से उतर चुकी थी। उन्होंने जो भी शॉपिंग की थी, उसका बैग ध्वंस और विनाश ने पकड़ा हुआ था। कोको का हाथ विनाश ने कसकर पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके। विनाश जबरदस्ती उसे आगे ले जाने लगा। वहीं आनवी बैग में झांककर देख रही थी। उसने ध्वंस से एक्साइटेड होकर पूछा, तुम लोग क्या लेकर आए हो? क्या हमारे लिए भी कुछ है? ध्वंस ने पलटकर आनवी और अनु को देखा, फिर अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, पता नहीं। ये सुनकर आनवी मायूस हो गई और अनु ने गुस्से में ध्वंस को देखा। तभी अविका ने बैग की तरफ इशारा करते हुए आनवी से कहा, माता श्री, इसमें आपके लिए भी कुछ है। ये सुनकर आनवी खुश हो गई। ध्वंस की गहरी नजर गेट के पास पड़ी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। आनवी खुशी खुशी अविका, अनु और कोको के साथ अंदर चली गई। विनाश जाने से पहले कोक को वार्निंग देते हुए सर्द आवाज में बोला, अगर भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वह महल के पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाने लगा और ध्वंस भी उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही वे लोग महल के सबसे पीछे वाले एरिया में पहुंचे, वहां पहले से कमांडो मौजूद थे। उनके पास ही कुछ लोग जमीन पर पड़े हुए थे। ये और कोई नहीं बल्कि रॉकी और उसके दोस्त थे, जिनकी हालत काफी खराब थी। विनाश और ध्वंस उनके पास जाकर अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए डोमिनेटिंग अंदाज में खड़े हो गए और उन चारों को घूरने लगे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि अनु भी उनके पीछे आ गया था और दूर से ही उन सभी को देख रहा था। ध्वंस ने अपनी जेब से एक गन निकालकर रॉकी के मुंह में डालते हुए शातिर मुस्कान के साथ कहा, तो तुम मेरी बाबी गर्ल को बाहर ले जाना चाहते थे? वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हें मरने के बाद किस तरह का कंपनसेशन दूं।
लेकिन कंपनसेशन लेने के लिए तो तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। ये सुनते ही रॉकी बुरी तरह डर गया और विनाश ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। अनु दूर से ही ध्वंस और विनाश को देख रहा था। वही ध्वंस और विनाश अभी भी गुस्से में रॉकी और उसके दोस्तों को देख रहे थे। रॉकी डरते हुए बोला, अंडरस्को, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं दोबारा कभी भी किसी भी लड़की के साथ बदतमीज नहीं करूंगा। उसने जैसे ही यह कहा, उसके सभी दोस्त भी खुद को छोड़ देने की भीख मांगने लगते हैं, मगर ध्वंस और विनाश के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। ध्वंस कोल्ड भाव से बोला, अंडरस्को, मगर गलती तो तुमने कर दी है, जिसकी सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद वो उसके कंधे को देखने लगता है। उसने तुरंत रॉकी के कंधे पर शूट कर दिया। रॉकी के कंधे से अगले ही पर पानी की तरह खून बहने लगा और वह दर्द से तड़पते हुए अपने कंधे को पकड़ लेता है। डर उसकी आंखों में नजर आ रहा था। ध्वंस उसके गालों को जोर से पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को, इसी कंधे से मेरी बाबी गर्ल को धक्का दिया था ना तुमने। उसके बाद वह रॉकी के हथेली पर भी गोली मार देता है। रॉकी की चीख वहां पर गूंज उठी थी। ध्वंस फिर उसके हाथ को अपने पैरों के नीचे मसलकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को, और इस हाथ से तुमने बाबी गर्ल की कलाई को पकड़ा था। वो जोर से उसके हथेली को मसल देता है। आह, प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। रॉकी रोते हुए दर्द से तड़प रहा था। उसे अपनी हथेली सुन्न महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रॉकी से जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को, तुम्हें पता नहीं है मेरे डैडी कौन है? अगर उन्हें पता चल गया कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है तो वह तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर विनाश एटीट्यूड के साथ उसके जबड़े को पकड़ता है और उस पर अपनी पकड़ कसते हुए शैतानी आवाज में बोला, अंडरस्को, तुम किस डैडी की बात कर रहे हो? ध्वंस कोल्ड आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, शायद ये उस डैडी की बात कर रहा जो दिवालिया हो चुका है और आप मुंह छुपाकर इधर उधर भाग रहा है। ये सुनकर रॉकी हैरानी से बोला, अंडरस्को, क्या कहा तुमने? विनाश कोल्ड आवाज में बोला, अंडरस्को, वही जो तुमने सुना। ऐसा लगता है तुम्हारे कान भी खराब है। इतना कहते ही उसने अपने घुटने को मोड़ा और रॉकी के मुंह पर जोर से अपने घुटने को मार दिया। इस बार रॉकी के 4 दांत टूट गए और उसके मुंह से खून निकलने लगा। विनाश अपने कमांडो को ऑर्डर देता है, अंडरस्को, इन सब के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दो। उसके ये कहते ही एक कमांडो कांच की बोतल में कुछ लेकर आता है। उसमें थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था। रॉकी, सुशांत और बाकी सभी लड़के काफी ज्यादा डर गए थे। सुशांत घबराकर बोला, अंडरस्को, नहीं नहीं। मगर कमांडो ने बेरहमी से उसके मुंह को खोला और उस उबलते हुए पानी को सीधा उसके मुंह में डाल दिया। गर्म पानी के कारण रॉकी का मुंह इतना जल गया कि अब उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। सभी के साथ यही किया गया। सभी की हालत देखकर ध्वंस और विनाश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उनके दिल को तो एक अलग ही ठंडक पहुंच रही थी। वो लोग कमांडो को उन सब को ठिकाने लगाने को बोलकर वहां से चले जाते हैं। महल के अंदर अविका, आर्या, आनवी और कोको मौजूद थे। अविका अनवी को एक बैग पकड़ा देती है तो आनवी उस बैग के अंदर देखती है तो उसमें एक कंगन था। वो कंगन बहुत ही खूबसूरत था। उसमें घुंघरू लगे हुए थे। आनवी उसे पहनकर देखती है। उसकी घुंघरू की आवाज सुनकर वह खुश हो गई थी। उसे इतना खुश देखकर अविका मुस्कुराते हुए पूछती है, अंडरस्को, माताश्री, क्या आपको ये पसंद आया? आनवी अपने सर को हिलाते हुए बोली, अंडरस्को, हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। क्या तुम कुछ खाने के लिए नहीं लाई हो? उसी वक्त विध्वंस नीचे आ रहा था। वह आनवी की बात सुनकर उसे बुरी तरीके से देखने लगता है। वही अविका अपने गले को साफ करते हुए बोली, अंडरस्को, आपको क्या खाना है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए अभी बना दूंगी। ये सुनकर आनवी खुश होकर बोली, अंडरस्को तारांकन, ठीक है, मुझे पास्ता खाना है। अविका जल्दी से किचन में चली जाती है। वही आर्या लगातार कोको को देख रही थी, क्योंकि वो उससे जानना था कि क्या कोक विनाश से शादी करने के लिए मान गई है। अविका किचन में पास्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। ठीक उसी वक्त किचन का दरवाजा कब बंद हो गया पता भी नहीं चला। अविका का पूरा ध्यान केवल पास्ता बनाने पर था। अविका को अचानक अपनी कमर पर ठंडे हाथ में महसूस हुए तो वो एकदम से घबराते हुए पीछे पलटकर देखने की कोशिश करती है, मगर ध्वंस उसे ऐसा करने नहीं देता है। वो उसके पीठ को अपने सीने से लगाते हुए अपने सर को उसके कंधे पर रख देता है। अविका के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ चुकी थी। तभी ध्वंस उसके गर्दन पर फूंक मारते हुए गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को, ऐसा लगता है तुम अपने स्वामी को भूल गई हो।
तुम सबकी सेवा कर रही हो शिवाय मेरे। अविका जल्दी से बोली अंडरस्को, ऐसा नहीं है स्वामी। ध्वंस उसके गर्दन पर किस करके बोला है अंडरस्को, ऐसा ही है। मैं जब भी तुम्हारा रूम में वेट करता हूँ तो तुम रूम में लेट आती हो और अगर मैं बाहर होता हूँ तो जल्दी सो जाती है, ऐसा क्यों? अविका के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वो अपने होठों को दबा लेती है और पास्ता को घूरने लगती है। ध्वंस ये देखकर उसे अपनी तरफ से पलटता है, फिर उसके गालों पर धीरे धीरे किस करते हुए उसे कसके पकड़ लेता है। अविका अपनी आंखें बंद कर लेती है और हकलाते हुए बोली अंडरस्को, स्वामी ऐसा मत करिए, माताश्री आ जाएंगी। वहीं ध्वंस उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अविका हैरान हो जाती है। वो जल्दी से ध्वंस को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, मगर ध्वंस उसे कोई मौका नहीं देता है। धीरे धीरे उसकी किस वाइल्ड होने लगती है। अविका ने डर के मारे अपनी तो सांसें ही रोक ली थी, इसलिए उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया। ध्वंस को जब महसूस हुआ तो वह एकदम से उससे अलग होते हुए उसे घूरने लगा। अविका जल्दी जल्दी सांस लेने लगी, वो तो लगभग बेहोशी होने वाली थी। ध्वंस ने उसे कसके पकड़ लिया था। तभी ध्वंस गुस्से में बोला अंडरस्को, क्या तुम मरना चाहती हो? तुम सांस रोक कर क्यों खड़ी हो? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।